यस, लोगों को वोट देने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या ये जो नेता हम ला रहे हैं पिक्चर में, क्या वो सबके लिए काम करेगा, क्या वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगा। मोदी जी अगर चाहें तो महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मोदी का आना तो 100% तय है, मतलब वही रहेंगे। दूसरा जो विपक्ष है वो कॉम्पिटेंट नहीं है इंडिया को एडमिनिस्टर करने में, क्योंकि उनके पास जो है कोई पॉलिसी नहीं है, कोई विजन नहीं है। वो सिर्फ जो है सो पावर को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से तो यही सरकार रहनी चाहिए। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ कैंपस में और यहाँ पे हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं। और जब भारत का इतना महत्वपूर्ण चुनाव चल रहा हो लोकसभा का, तो छात्रों से, युवाओं से जानना बहुत ज़रूरी है कि उनका रुझान किसकी तरफ जा रहा है, क्या समस्याएं युवाओं की हैं। वोट करने से पहले लोग क्या मन में लेके बातें चलते हैं कि हमारे लिए ये होना चाहिए, रोज़गार हो, विकास हो, तमाम चीज़ें हों। तो इस वक्त ये लोग ऐसी बात है, पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बाद इनको रोज़गार चाहिए ही होगा, इनके भी अपने मुद्दे होंगे वोट करने से पहले। तो बात करेंगे कि एक तो पहले आप ये बता दो कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं जनरली, कि हम वोट करेंगे तो हमारा कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, वो हमें क्या ऐसी फैसिलिटी दे जो अभी तक नहीं हो पा रहा है। सर मेरा मानना है कि हम ये जो इलेक्शन करवा रहे हैं, ये लोकसभा का चुनाव करा रहे हैं, जिसमें हमारा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चुन के पार्लियामेंट में जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे कहते हैं। अब एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का क्या काम होता है? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का यही काम होता है कि वो देश का जो सबसे उच्च सदन है पार्लियामेंट, उसमें जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने क्षेत्र के लोगों की मांगे उठाए, उनके जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जेन्युइन कंसर्न्स हैं, उनको पार्लियामेंट के सामने रखें और अपने क्षेत्र में ये सुनिश्चित करें कि कैसे सरकार से तालमेल करके क्षेत्र के विकास के लिए आप फंड्स ला सको, क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए आप अपना बताओ। हाँ, तो मेरा यही एक्सपेक्टेशन है कि मेरा यहाँ से दो कैंडिडेट्स हैं, कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी इस क्षेत्र से। तो मनोज तिवारी लगातार 2 बार से सिटिंग एमपी हैं और अभी फिर से बीजेपी ने उनका टिकट काटा नहीं है, फिर से मौका दिया है। और अभी एक जो नया कैंडिडेट आया है बिहार से, कहा जा रहा है कन्हैया कुमार को, तो बिहार से उठ के दिल्ली में सीट में दे दिया गया है। क्या लग रहा है कन्हैया कुमार के बारे में, क्या है? मनोज तिवारी जी जब पहली बार लड़े थे तो उनको भी बिहार से ही उठ के दिया गया था। 2009 में गोरखपुर से लड़े थे और उनके ऑपोजिट में जो लड़े थे रवि किशन जी कांग्रेस से, वो भी दिल्ली के लोकल नहीं थे। तो लोकसभा चुनाव इनको तो 2 बार मौका मिल चुका है, वो 2 बार जीत चुके हैं। अब तीसरे वाले की बात किया जाए, इनको तो फिर से दोनों के बारे में टक्कर तो है ही कि क्या है मुकाबला, लेकिन किसकी तरफ जा रहा है ये मैं जानना चाह रहा हूँ। आपका क्या है? मैं तो दिल्ली का लोकल ऐसा हूँ नहीं, और फेज़ भी जो है अभी इसका लास्ट में होगा। अभी तो फेज़ अभी 3rd के होंगे, 7 समय है कुछ तो। हाँ समय है। मैं दिल्ली का लोकल रेजिडेंट नहीं हूँ, तो मैं कह नहीं सकता इसमें कि मुझे लोकल इश्यूज़ के लिए समझना पड़ेगा। बाकी मैं ये मानता हूँ कि दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट वही चीज़ है कि अभी पब्लिक को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से रिप्रेजेंटेटिव को चुनना, भी बहुत इनिशियल फेज़ है। तो अभी आप वोट, आपका वोट है यहाँ पे? मेरा उत्तराखंड का वोट है। तो अभी जैसे कि नॉर्मली यहाँ पे हो आप, तो इन दोनों चेहरों में क्या लगता है, दिल्ली की जनता या जनरली जो 2 फेज़ हैं यहाँ के, इन दोनों चेहरों के ऊपर जो टक्कर हो रही है, लड़ाई चल रही है, किसकी तरफ ज़्यादा जा रहा है मामला? अभी खासकर जो लोकसभा चुनाव की बात है, तो यहाँ पर जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको लेकर चुनाव है मोस्टली। मतलब आज मैंने देखा भी कि लोगों ने कैंडिडेट्स के बजाय ये देखा है कि हमारे केंद्र में कौन नेतृत्व करने वाला है और उस हिसाब से वोट दिया है। मतलब एमपी का चेहरा कौन है इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता लोगों के लिए, ऐसा चुनाव हो गया है। एक तरीके से केंद्र में जाहिर सी बात है भाजपा के पास एक चेहरा है जो हमेशा से 2014 से अभी तक है, तो वो लोग इस बारे में एक तरीके से सफल रहे हैं। इंडिया गठबंधन के पास क्या चेहरा है? वही इंडिया गठबंधन खुद भी कंफ्यूज रहता है और फिर लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर कौन आगे जाके नेतृत्व करेगा या फिर नहीं कर पाएगा। और दुविधाओं के कारण फिर लोगों के पास एक ऑप्शन रहता है कि उन्हें पता है कि एक जगह में स्थिर सरकार मिलेगी और एक जगह अस्थिरता आ सकती है। उस चक्कर में कन्फ्यूजन भी रह रहा है कि आदमी किसको वोट दे। तो अभी आप एक बताओ, आप एक फीमेल हो और आपकी बात भी अपनी कुछ थॉट्स होंगे, कुछ मांगे हों, क्या सोच के आप लोग वोट देते हैं और इस बार क्या लग रहा है कौन जीतेगा? एज सच तो पता नहीं है कि कौन जीतेगा, इलेक्शन डे पे ही वो तो पता लगेगा। कुछ प्रेडिक्शन होती होगी ना कि हमको चाहिए कि फलाना जीते, ऐसा ऐसा नेता हो जो बेसिकली पॉलिटिक्स को ठीक से करे। ठीक है, एक होता है ना कि एक स्पेसिफिक रिलीजन को ना टारगेट किया जाए। अगर इंडिया को हमने प्रीएम्बल में सेक्युलर बताया है और डेमोक्रेसी को हम अपहेल्ड कर रहे हैं, तो वो चीज़ रियलिटी में इस्टेब्लिश हो। तो हमें ऐसा नेता चाहिए जो वुमेन्स राइट की बात करे, और ना ही सिर्फ वुमेन राइट की बात करे, क्योंकि ऐसे कई इश्यूज़ हैं जो मेन फेस करते हैं और वो नहीं है।
पिक्चर में, तो वो इश्यूज़ भी आए और वो रिजॉल्व हों बेसिकली, और एजुकेशन पे काम हो अच्छे से, जो इशू स्टूडेंट्स के हैं वो एड्रेस किए जाएं, तो ये मेनली। जैसे इन्होंने अभी बताया कि केंद्र को देख के, जो मेन लीडरशिप है उसको देख के वोट किया जा रहा है, एमपी के फेस को देख के नहीं। कह सकते हैं, क्योंकि सेंटर का होता है पावर ऑफ कोर्स, और मेरे हिसाब से अगर सेंटर अच्छा काम कर रहा है और सेंटर का कोई एमपी आता है, मतलब स्पेसिफिक पार्टी का, आई एम नॉट टारगेटिंग एनी पार्टी बेसिकली, बट अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो आई गेस उसको रिकग्निशन मिलना चाहिए। तो आई गेस यस, लोगों को वोट देने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या ये जो नेता हम ला रहे हैं पिक्चर में, क्या वो सबके लिए काम करेगा, क्या वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगा, बेसिकली ये। हम कुछ लोगों से और बात करेंगे कि क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में। जैसे आप लोकल हो यहाँ के? हाँ जी, मैं पूर्वी दिल्ली क्षेत्र से आता हूँ, तो हमारी लोकसभा सीट यहाँ से अलग है। हाँ जी। तो इस बार आपका वोट बीजेपी इंडिया गठबंधन किसकी तरफ जा रहा है? देखिए, मैं ये बताना तो नहीं चाहूँगा, उसको गोपनीय रखना चाहूँगा, मगर ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पिछले 2 सांसद रहे थे, उनसे जो उम्मीदें थी हमारे इलाके में वो काम भी हुआ, बट दोनों बार सांसद बदले गए, इस बार भी टिकट बदला गया है। और हमारा जो क्षेत्र है वो एक पार्टी और इस विशेष पे जाके उससे ज़्यादा एक कैंडिडेट पे जाता है। तो अभी तो हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रचार शुरू नहीं हुआ जो मैं अपने यहाँ के कैंडिडेट्स के मुद्दों के बारे में आपसे बात कर सकूँ। तो आपके अपने कुछ लोकल मुद्दे होंगे, लोकल इश्यूज़ होंगे, जब तक रिजॉल्व नहीं हो पाए होंगे, कुछ मांगे होंगी। एज अ यूथ क्या मांगे हैं? मेरी एज अ मेन मांग ये है कि पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें अटल टिंकरिंग लैब शुरू कराई जाए, जो अभी तक मोस्टली प्राइवेट स्कूलों तक ही सीमित हैं, और जो दिल्ली सरकार के स्कूल्स हैं उनमें भी वो अटल टिंकरिंग लैब शुरू करवाई जाए, क्योंकि अब का जो आगे का जो काल आ रहा है उसमें जो हमें टेक्नोलॉजी बेस्ड और डिज़ाइन बेस्ड जो अप्रोच चाहिए वो बच्चों में अगर एक छोटी उम्र से ही शुरू हो जाएगा, सो वो आगे की इकॉनमी में हेल्प करेगा और डेवलपमेंट में बहुत आगे जाके हमें मदद देगा। तो फिर हम आपसे भी बात करेंगे। एक हमारे साथ मैडम है, आप पढ़ाती हैं बच्चों को? जी। तो आपको क्या लग रहा है, आपका वोट यहीं पे है? नहीं, मेरा यूपी में है। अच्छा, तो यहाँ के चुनाव का हम जाहिर सी बात है कि आप कुछ आइडिया नहीं होगा, लेकिन तब भी अगर आप छात्रों से मिलती होंगी, कुछ चर्चा होती होगी, तो क्या लग रहा है किस तरफ जा रहा है मामला? अभी तो बच्चों का जिस तरीके से रुझान है, अधिकांश बच्चों का राष्ट्रीय हित पे जाता है, क्योंकि अब जिस हिसाब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती जा रही है उसमें अपनी मातृभाषा को अच्छे से दायित्व दिया जा रहा है, मातृभाषा को मुख्य धारा में लेके आ रहे हैं। अभी तक मातृभाषा को इतना ऊपर नहीं देखा जाता था, सिर्फ हिंदुस्तान के सिवा अन्य देशों में भी इस पे ध्यान दिया जा रहा है। अपने देश को सिर्फ अपने देश तक सीमित ना रख करके अन्य देशों में भी अपने देश का नाम करना। तो मतलब केंद्रीय मुद्दों पे सेंटर और लोकल ऐसा कुछ नहीं है? केवल खाली आंतरिक मुद्दों पे अगर ध्यान दे तो कुछ सरकार में थोड़ी बहुत कमियां देखी जाती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे देखें तो सरकार ने सिर्फ राष्ट्रीय हित के लिए काम ज़्यादा किया है। तो क्या लग रहा है, जो सरकार बदलने की बात हो रही है या यही सरकार रहेगी? मेरे हिसाब से तो यही सरकार रहनी चाहिए। सबका एक नॉर्मल क्या मानना है, ये सरकार वापस चाहिए या बदलने का कुछ है? अब ऐसा तो कुछ बता नहीं सकता, हाँ, परंतु 2014 के बाद राजनीतिक स्थिरता आई है। हाँ, जैसे कि पहले से गठबंधनों की सरकार में देखा गया था कि कई लॉज लैप्स हो जाते थे बिकॉज ओनली आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो इसलिए एक सशक्त संसद होना भी आवश्यक है, और उसके साथ साथ एक ऐसा नेतृत्व जो कई जगह ऑब्स्ट्रक्शन चाहिए परंतु उसके अलावा भी कार्य कर सके ना। एक मजबूत संसद के तो मैं समर्थन में हूँ। डिसीजन मेकिंग पावर भी होनी चाहिए, ताकि अगर एक लीडर होगा और मजबूत सरकार होगी तो जो लॉज जो पास हो जाते हैं उनमें दिक्कतें नहीं आएंगी। आपका क्या कहना है? लोगों ने 70 और 80 और 90 का दशक देखा है और लोग उसकी स्थिरता से भी वाकिफ़ हैं। मैं प्रधानमंत्री संग्रहालय गया था तो मैंने वहाँ पे देखा था कि कई सारे प्रधानमंत्री ऐसे भी बने हैं जो 1 साल के लिए भी अपना टेन्योर नहीं पूरा कर पाए। तो आप सोच ही सकते हैं कि डेवलपमेंट को कैसे एक हर्डल मिल जाता है अगर आपके पास एक सशक्त सरकार नहीं है। तो लोग भी यही चाहते हैं कि वो 5 साल के लिए एक ही वोट डालें, जो वोट पे जो सरकार है वो उन्हीं मुद्दों पे काम करे जो उस मुद्दों पे उन्होंने सरकार को चुना है। तो अभी की जो सरकार 2 टर्म से चल रही है, उन्होंने अपने जो मुद्दे उठाए थे उन्होंने अपने लगभग हर मुद्दों को पूरा किया है, कुछ से वो बैक ट्रैक करे हैं, बट ये माना जाएगा कि सरकार ने कन्फ्यूजन नहीं दी है कि अगर उन्होंने बोला है कि वो ये काम करने के लिए आ रहे हैं तो वो काम करके दिखा रहे हैं। तभी हम लोग कुछ और लोगों से भी बात कर लेंगे, यहाँ इधर भी बात कर लेते हैं।
दादा आप लोग जैसे यहाँ दुकान चला रहे हैं, आपका वोट भी यहीं का होगा? दिल्ली का ये मेरा वोट। क्या ये तो क्या लग रहा है इस बार किसकी तरफ रुझान जाएगा, किसको वोट देने का सोच रहे हैं? सर ये तो मेरा पर्सनल मैटर है। हाँ तो तब भी जैसे सरकार बदलने के बारे में सोच रहे हैं या पुरानी सरकार, एक कुछ तो होगा मन में, कुछ बताना चाहिए। देखो बदलना जो है वो एक समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल ये है कि आप इस सरकार ने, और पिछली सरकारों को हमने देखा ही हुआ है, इस सरकार ने क्या काम किए हैं, कैसे काम किए हैं, अच्छे काम भी किए हैं, ये नहीं कि गलत काम किए, अच्छे काम भी किए हैं। और 20% काम सरकार की निगाह में अच्छे, मगर हमारे लिए वो समझो हमें नहीं पसंद या जो भी है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो बाकी आने का तो जनता पर निर्भर करता है, वोट सीक्रेट मामला है, कैसा है कैसा नहीं है। नहीं जैसे जो कैंडिडेट होता है वो कैंडिडेट के ऊपर तो आप कह सकते हैं कि हमें ये पसंद है हमें नहीं पसंद है। देखिए कैंडिडेट का इसमें कोई रोल नहीं है, किसी भी कैंडिडेट का कोई रोल नहीं है, 500 में किसी का कोई रोल नहीं है। जो उनके हेड ऑफिस से, हेड कमान से जो ऑर्डर आएगा वो उस हिसाब से चलेंगे। आपके जैसे मोदी जी को लोग चुनने की बात करते हैं, विपक्ष के पास तो कोई चेहरा ही नहीं है, इस हिसाब से किसको चुनेंगे? देखिए चेहरा जो है वो एक अलग बात है। 10 साल में मोदी जी का भी काम हमने देखा है, उनका पूरा पता, उनका विज़न क्या है क्या नहीं है, कैसे वो उन्होंने देश को चलाया है। सबसे बड़ी बात तो उनका जो विज़न, वो कश्मीर को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको जो है मैनेज किया, उसको अच्छा लगा है। और कुछ बातें ऐसी हैं महंगाई के तौर पर, वो भी उनको ध्यान मांगे रहे। अगर आप कुछ मांगे बताना चाहें, आपने इतना समय देख लिया, आपको लगा कि कई चीज़ें नहीं हो पाई हैं, कुछ हो जाता, ऐसा कुछ हो जाता, कुछ मांगे हैं अगर आपकी? मोदी जी अगर चाहें तो महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। और महंगाई को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी बात है। और हाँ, महंगाई को बहुत ज़रूरी है, कोई भी आए महंगा। और टैक्स से सरकार चलती है, मगर टैक्स भी इतने ही लगाया जाए जिससे कि लोग दे सके आराम से। तो एक तरीके से टैक्स और महंगाई एक मुद्दा। सर आप बताना चाहेंगे कि क्या लग रहा है कि इस बार क्या मुद्दे रहेंगे, कौन सरकार में आएगा जाएगा, MP PM, क्या लग रहा है? मोदी की ही गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि मैं बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स के बीच रहता हूँ, एडवोकेट हूँ, बहुत सारे एडवोकेट से मैंने बात किया है। तो मोदी का आना तो 100% तय है, मतलब वही रहेंगे। दूसरा जो विपक्ष है वो कॉम्पिटेंट नहीं है इंडिया को एडमिनिस्टर करने में, क्योंकि उनके पास जो है कोई पॉलिसी नहीं है, कोई विजन नहीं है। वो सिर्फ जो है सो पावर को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। इनके पास अब जैसे सबसे बड़ा जो फैसला था 370 को हटाने का और इंटीग्रेट करने का, ये बहुत बड़ा फैसला है जिसको आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं कर पाया, इस गवर्नमेंट ने किया है। तो ये तो बहुत बड़ा कदम है। दूसरा जो है सो जो पहले दंगे वगैरह होते थे, वो दंगे वगैरह भी नहीं हो रहे हैं। कश्मीर की जो समस्याएं हैं वो भी ख़त्म हो गई है। जो GDP बढ़ा है, काफ़ी GDP बढ़ा है। तो ये सब बहुत सारी उपलब्धि है। तो इसलिए मैं यही चाहूँगा कि जो भी लोग हैं इन चीज़ों को ध्यान में रखें और मोदी को निश्चित रूप से 5 साल के लिए और मौका देना चाहिए। तो इस वजह से हर बार ये होता है कि जैसे दिल्ली में थोड़ा सा अजीब मिक्स ऑडियंस है। विधानसभा का चुनाव होता है तो केजरीवाल को वोट दे देती है, लोकसभा में तो 7 सीटें मोदी की चली जाती हैं। विधानसभा में तो ऐसा है कि वो आपकी मजबूत पकड़ है, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों से बात किया जाए तो लोग बिहार और UP से यहाँ आके बस गए हैं, और वो लोग जो हैं सो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर क्लास के हैं, तो उनको बिजली पानी जो है ज़्यादा अफेक्ट करती है, या जो ये ट्रांसपोर्टेशन है वो अफेक्ट करती है। फ्री की चीज़ें देना काम कर रहा है यहाँ पे, वो निश्चित रूप से 50-60% जो है लोग इसलिए उनको वोट दे रहे हैं क्योंकि उनको फ्री की चीज़ें मिल रही है। तो इसलिए विधानसभा में तो आपका ही जो है सो रहेगा, लेकिन लोकसभा में जो है सो आपका यहाँ पे मुश्किल है आना। इंडिया गठबंधन के लिए चांसेस कम है। इंडिया गठबंधन चूँकि उसमें कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, कौन प्रधानमंत्री बनेंगे उसमें जो है सो डिसाइडेड नहीं है। उसके बाद जो है सो सीट को लेके कई जगह पे उन्होंने अच्छे उम्मीदवार खड़ा नहीं किए। जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने जो है सो पप्पू यादव को टिकट देने की कोशिश की बिहार में, उसकी छवि ठीक नहीं है। तो उससे एक रॉन्ग मैसेज जाता है लोगों के बीच में, क्योंकि जो लोग क्रिमिनल्स हैं आप उनको टिकट देंगे तो क्रिमिनल्स जो है सो कैसे वो तो क्रिमिनल्स को ही बढ़ावा देंगे।
उसी प्रकार से इनको टिकट दिया गया कन्हैया कुमार को, शायद सुनने में आया था, तो उनके ऊपर भी विवाद रहा, उसकी छवि भी अच्छी नहीं है। क्या लगता है इस क्षेत्र से जीत पाएंगे? नहीं, वो इम्पॉसिबल है, वो नहीं जीत पाएंगे क्योंकि हमने कारण रहेगा उसकी छवि जो है सो एंटी नेशनल्स की रही है। वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग की जो छवि उसकी बनी हुई है, अभी भी वही छवि है। तो लोग जो है सो इनके पीछे जाते हैं और इसलिए जो है सो उनको बहुत हो सकता है उनको जमानत जब्त हो जाएगा 100%। ये कंडीशन तक आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल जमानत जब्त होगा उसको कोई चाहता अगर नहीं। इसकी जगह कोई और कैंडिडेट होता तो इसकी जगह भी यदि दूसरा कैंडिडेट होता तो बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन कन्हैया कुमार का तो ये है कि उसका जमानत जब्त होना तय है। चलिए, ये कुछ बड़ी बात कहना है लोग। हमने छात्रों से बात की, छात्राओं से बात की। इस वक्त हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में मौजूद हैं और तरह तरह के लोगों से बात करके समझ रहे हैं कि क्या कुछ लग रहा है आने वाले चुनाव में, क्या मूड है जनता का। तो फिलहाल इसमें इतना ही। हम आगे और लोगों से चर्चा करते रहेंगे, आप तक अलग अलग व्यू पॉइंट लाते रहेंगे। दिल्ली से कैमरामैन मनंजय के साथ पीयूष राय, भारत एक्सप्रेस।